स्पेशल सीरीज ऑफ एमसीक्यूज बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स as well. So let's start the video. So let's start the topic. First question is, one community health center caters service for every 80,000 to 1,20,000 population, 40,000 to 1,20,000 population, 70,000 to 1,20,000 population और 60,000 to 80,000 population. एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारी 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है इन प्लेन एरियाज, और हिली एरियाज में ये कवर करता है 80,000 पॉपुलेशन को। गवर्नमेंट ने एक हायरार्की बना रखी है कि हम पेशेंट को कैसे रेफर करेंगे। पहले पेशेंट सब सेंटर में जाता है, देन सब सेंटर से वो रेफर होता है हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, देन प्राइमरी हेल्थ सेंटर से उसको रेफर करते हैं हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स हमारे ये प्राइमरी लेवल ऑफ रेफरिंग यूनिट है। देन सेकेंडरी लेवल ऑफ रेफरिंग यूनिट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स आते हैं। देन उसके बाद टर्शरी लेवल्स ऑफ आते हैं। टर्शरी लेवल्स में हमारे मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स आते हैं। सो हर लेवल में डिफरेंट नंबर्स ऑफ पॉपुलेशन कवर होती है। हमारे जो सब सेंटर्स होते हैं, एक सब सेंटर 5,000 पॉपुलेशन को कवर करता है इन प्लेन एरिया एंड 3,000 पॉपुलेशन को कवर करता है हिली एरिया और ट्राइबल एरिया में। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में और 20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है ट्राइबल और हिली एरिया में। एक पीएचसी के अंदर हमारे 5 से 6 सब सेंटर्स आते हैं। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 1,20,000 पॉपुलेशन को कवर करता है प्लेन एरिया में और 80,000 इन ट्राइबल और हिली एरिया में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 नंबर्स ऑफ पीपल्स के लिए एक बेड होता है अलॉट, और इसके अंदर हमारे 300 बेड्स होते हैं और ये कवर करता है पॉपुलेशन 10 लाख पॉपुलेशन को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर: स्टाफिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड बजटिंग। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो इम्प्लीमेंट करे जो भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट्स ने बनाए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। स्टाफिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एंड बजटिंग, ये हमारे गवर्नमेंट का काम होता है। वो देखती है कि पॉपुलेशन की नीड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या हेल्थ प्रोग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज आर। डायरेक्ट मोड पूछा गया है जिसमें कि हमारा कोई भी बीच में मीडियम इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम डायरेक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं। व्हीकल बॉर्न, फूड बॉर्न, वेक्टर बॉर्न और ट्रांसप्लेसेंटल्स आर द ऑप्शन। व्हीकल बॉर्न हमारा जो है वो एक काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से होने वाली डिजीजेस होती हैं जो कि हमारे जैसे ब्लड से ट्रांसमिट हो गई, सीरम से ट्रांसमिट हो गई, टिश्यू से ट्रांसमिट हो गई या प्लाज्मा से। फूड बॉर्न में जो हमारे कॉन्टामिनेटेड फूड होते हैं वायरस और बैक्टीरिया से, उससे ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेस आती हैं जैसे कि सैल्मोनेला, कॉलेस्ट्रीडियम परफिंजी, कॉम्पाइलोबैक्टर। और वेक्टर बॉर्न डिजीज में हमारे मॉस्किटो, फ्लाइज और टिक्स इन डिजीज को ट्रांसमिट करती है। इसके अंदर हमारे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगी, ये सब डिजीजेस आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसप्लेसेंटल, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम मदर टू फीस्टस ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the sex ratio is used to describe the number of males per 1,000 female, numbers of females per 1,000 male, or numbers of males per 1,000 birth, or numbers of females per 1,000 birth. So correct option is numbers of females per 1,000 males. Sex ratio हम यूज इसलिए करते हैं कि numbers of female कितनी है हमारी per 1,000 male के अकॉर्डिंग। अभी का जो current sex ratio index है वो है 1,020 female पर 1,000 में, जो कि हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा किया गया है और ये 2020 और 21 का डेटा है इंडिया का। Next question is, pilocarpine is prescribed for glaucoma patient. The nurse checks the inventory for the supply of atropine sulfate in case of systemic toxicity occur from the pilocarpine hydrochloride. The nurse also document to monitor which of the following: tachycardia, hypertension, anorexia और bradycardia. इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि पूछा गया है। पाइलोकार्पाइन का हमारा एंटीडोट भी इसमें बताया गया है, दैट इज एट्रोपाइन सल्फेट। और फिर पूछा है गया है कि पाइलोकार्पाइन जब हाइड्रोक्लोराइड पेशेंट को दे रहे हैं तो और क्या उसके एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पाइलोकार्पाइन हाइड्रोक्लोराइड का सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन के बाद इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सिनकोप, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट और सीजर्स और वर्टिगो, ट्रेमर्स एंड हाइपोटेंशन हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्रेडिकार्डिया।
Next question is, a client with acute glomerulonephritis had a urine analysis sample sent for the presence of hematuria and proteinuria. The nurse interpreted these results as a consistent with glomerulonephritis, inconsistent with glomerulonephritis, unclear, and no conclusion can be drawn or indicated of impeding renal failure. क्लाइंट को अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है। पहले ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होता है, हमारी जो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है वो है नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के अंदर हमारे ग्लोमेरुल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे फिल्टर करते हैं वेस्ट्स को और वो एक्सक्रीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हमारे उसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लोमेरुलस की वॉल्स होती हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिल्टरेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं करती। और इसके कॉजेज क्या है, या तो इन्फेक्शन की वजह से या हमारी इम्यूनिटी खुद अटैक करती है ऑटो इम्यूनिटी डिजीज की वजह से, सो हमारे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस डैमेज हो जाते हैं। और अक्यूट एंड क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या डिफरेंस होता है, अक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो कि परसिस्ट करता है फॉर फ्यू डेज और वीक एंड देन ये रिजॉल्व हो जाता है और ये ठीक हो जाता है। एंड क्रॉनिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस परसिस्ट कर सकता है फॉर मंथ्स और ईयर एंड देन ये रिजल्ट करता है हमारे किडनी फेलियर में। और हमारा जो क्लासिकल साइन होता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस का वो होता है प्रेजेंस ऑफ हेमेचूरिया एंड प्रोटीनयूरिया इन अ यूरिन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंस विद द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। Next question, a client arrived at a surgical unit with after nasal surgery. The client has a nasal packaging in the place. The nurse review the physician prescription and anticipate that which of the following client position would be the prescribed to reduce the swelling. Sims position, prone position, supine position or semi-Fowler's position. पेशेंट की नेजल सर्जरी हुई है और नेजल पैकेजिंग लगी है और हमें ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी है जो कि स्वेलिंग को रिड्यूस करे। सिम्स पोजीशन नहीं हो सकता, सिम्स पोजीशन नहीं देंगे हम पेशेंट को। प्रोन पोजीशन भी नहीं होगा, प्रोन पोजीशन में क्योंकि उसका नेजल एरिया तो हम नीचे हो जाएगा और उसको पेन और होगा। सुपाइन पोजीशन भी हम पेशेंट को नहीं देंगे। करेक्ट ऑप्शन इज सेमी फाउलर्स पोजीशन। और वो क्यों, सेमी फाउलर पोजीशन इसलिए देंगे क्योंकि पेशेंट का जो नेजल एरिया है वो एलिवेटेड रहेगा, जिसकी वजह से ड्यूरिंग सर्जरी क्या होता है हमारी वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, उसके बाद वहाँ से ऊज आउट होने लगता है, ब्लड निकलता है और हमारे सिक्रीशंस निकलते हैं और वो वहाँ पे उस एरिया में कलेक्ट होने लगते हैं अगर उसको हमने डिपेंडेंट पोजिशन में रखा। इसीलिए जो भी ऑपरेटेड एरिया होता है उसको हम एलिवेट करके रखते हैं ताकि जो भी ब्लड और सिक्रीशंस निकल रही हैं वो सारी वहाँ से ड्रेन आउट हो सके। सो सेमी फाउलर पोजीशन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि पेशेंट की नेजल सर्जरी हुई है तो हम उसको सेमी फाउलर्स पोजीशन देंगे। Next question, a client with a perforated gastric ulcer is scheduled for surgery. The client cannot sign the consent for because of sedation from opioids analgesic that have been administered. Patient आया था हमारे पास, उसको perforated gastric ulcer था और वो सर्जरी के लिए प्लान है और उसको हमने एनाल्जेसिक दे दिया तो वो कंसेंट साइन नहीं कर सकता। तो नर्स इस केस में क्या करेगी, उसका अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, ये है क्वेश्चन में पूछा गया। ऑब्टेन अ कोर्ट ऑर्डर, क्या वो कोर्ट ऑर्डर लेने जाएगी, नहीं, उसके वो कोर्ट ऑर्डर नहीं ले जाएगी। सेंड द क्लाइंट फॉर अ सर्जरी विदाउट अ कंसेंट, ये उन केसेस में किया जा सकता है जिनमें लाइफ सेविंग कंडीशंस होती हैं, जो कि इमरजेंसी केसेस हैं, उस केस में हम विदाउट कंसेंट भी पेशेंट को ऑपरेट कर सकते हैं, पर यूजुअली हमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंसेंट लेने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सो ये ऑप्शन भी नहीं है। हैव द हॉस्पिटल कैल्पेन साइन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट इमीडिएटली। हॉस्पिटल कैल्पेन्स क्या होते हैं, जो स्पिरिचुअल केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, उनको हम बोलते हैं कैल्पेन्स। सो ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन डी इज obtain a telephone consent from a family member following agency policy. So option D is a correct option कि हम पेशेंट्स के अटेंडर से, उसके रिलेटिव से हम टेलीफोनिकली कंसेंट लेंगे। टेलीफोनिकली कंसेंट लेने का एक रूल होता है, उस टाइम आपके पास 2 विटनेसेस प्रेजेंट रहेंगे और वो विटनेसेस उस कंसेंट को सुनेंगे, देन वो साइन करेंगे उसको। सो दिस इज द पॉलिसी हाउ वी टेक अ टेलीफोन कंसेंट। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में देखिए कि एक साइड इसकी वाइड ओपनिंग है और एक साइड नैरो ओपनिंग है। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो है ऑरल स्पेकुलम। ऑरल स्पेकुलम हमारा यूज होता है ईयर को विजुअलाइज करने के लिए। बेसिकली हम इससे ईयर ड्रम्स को देखते हैं फॉर ईयर परफोरेशन। Next question, identify the instrument given below. This instrument is
एसेप्टो बल्ब सिरिंज। एसेप्टो बल्ब सिरिंज इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये बल्ब पीछे लगा हुआ है, सो एसेप्टो बल्ब सिरिंज। और इस बल्ब की कैपेसिटी हमारी 50 to 100 ml होती है और इसका फंक्शन क्या होता है, ये लार्ज ल्यूमन को इरिगेट करने में और एस्पिरेट करने में भी हेल्प करता है। इसमें क्या, जो छोटे एरियाज होते हैं वहाँ पे हम इसको एज अ एस्पिरेशन के लिए भी यूज करते हैं। इस बल्ब को अगर हम प्रेस करते हैं तो इससे एक वैक्यूम जनरेट होता है और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हम इससे एस्पिरेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम बोलते हैं एरोप्लेन स्प्लिंट। जैसे प्लेन में हमारे विंग्स होते हैं तो ये ऐसे ही विंग्स जैसा लग रहा है, तो इसीलिए इसका नाम एरोप्लेन स्प्लिंट दिया गया। और ये हमारे शोल्डर फ्रैक्चर के लिए हम यूज करते हैं और ये क्या करता है, 90 डिग्री ऑफ एलिवेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये 90 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर रहा है और ये अबडक्ट करके रखता है, हमारे अबडक्शन प्रोवाइड करता है फोर आर्म को, ताकि शोल्डर हमारा अपवर्ड और लोअर मूवमेंट ना करे, एक पोजीशन में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। ये इंस्ट्रूमेंट हमारा बेयर हगर सिस्टम होता है। ये हमारा यूजुअली ओटीज में और पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट्स में यूज करते हैं, ताकि ये बेसिकली पेशेंट का कोर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन और पोस्ट ऑपरेटिवली। इसके साथ एक ब्लैंकेट अटैच होता है जो कि सिंगल यूज और मल्टीपल यूज भी हो सकता है और ये जो डिवाइस है लॉन्च हुआ था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन बिलो। ये इंस्ट्रूमेंट है बैल्फोर रिट्रैक्टर। बैल्फोर रिट्रैक्टर हमारा एब्डोमिनल सर्जरी के ड्यूरिंग यूज होता है और ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर मींस कि इसको हम एक बार एडजस्ट करके उस पोजीशन में छोड़ सकते हैं, मतलब किसी को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए ये सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर है और इससे हम एब्डोमिनल ऑर्गन्स को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर। सो ये प्रोसीजर हमारा बोन मैरो बायोप्सी और एस्पिरेशन का है और ये प्रोसीजर 60 मिनट्स लेता है। बोन मैरो एस्पिरेशन में हमारे जो बोन मैरो के अंदर स्पंजी टिश्यू होते हैं बोन्स के अंदर, उससे हम एस्पिरेट लेते हैं और इसके अंदर हमारे ब्लड वेसल और स्टेम सेल्स प्रेजेंट होता है। स्टेम सेल्स के अंदर हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, स्टेम सेल बेसिकली हेल्प्स करते हैं प्रोड्यूस करने में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, फैट एंड कार्टिलेज। यूजुअली जब हम यंग होते हैं ड्यूरिंग द चिल्ड्रन टाइम हमारा जो रेड बोन मैरो होता है वो अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बट एज द एज ग्रोज ये जो रेड बोन मैरो होता है वो रिप्लेस हो जाता है हमारे येलो बोन मैरो से। जो येलो बोन मैरो बेसिकली हमारा फैट सेल्स होते हैं और जो बोन मैरो होते हैं हमारे ये फ्लैट बोन में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे हिप और वर्टिब्रा। साइट ऑफ बोन मैरो एस्पिरेशन हमारी होती है पोस्टीरियर सुपीरियर ईलियक क्रस्ट इन अडल्ट्स और चिल्ड्रन, और जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें हम एंटीरियर ईलियक क्रस्ट से एस्पिरेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द साइन गिवन बिलो। सो दिस इज द साइन ऑफ फूलन साइन। ये हमारे पैनक्रियाटाइटिस के केसेस में देखा जाता है और कोई भी एब्डोमिनल ब्लीडिंग के केसेस में, लाइक कि पेशेंट को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है और एब्डोमिनल ब्लीडिंग है और एब्डोमिनल आयोटिक एनेरिज्म हुआ है पेशेंट को, सो उन केसेस में हम ये साइन देख सकते हैं। सो दिस इज अ फूलन साइन। इसमें क्या होता है, पेरी एम्बलाइकल एरिया में स्वेलिंग और ब्रूजिंग होती है। तो आप जैसे इमेज में देख सकते हो कि पेरी एम्बलाइकल एरिया है, यहाँ पे स्वेलिंग एंड ब्रूजिंग प्रेजेंट है। फूलन साइन इज अ सुपरफिशियल एडिमा एंड ब्रूजिंग और ये अराउंड द एम्बलाइकल टिश्यू प्रेजेंट होता है और ये हम यूजुअली अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस के केस में देख सकते हैं आफ्टर 24 to 48 hours. So I hope you like my video. So please do like, share and subscribe to my channel and stay tuned with the KD classes. And अगर आप चाहते हैं किसी स्पेशल टॉपिक पे और उस पे अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं. So stay tuned with KD nursing classes.